Hello, my dear students. How are you? I hope all you are fine. Stay home and stay safe during COVID pandemic. So, guys, I am going to start a new topic of subject energy auditing and management, electrical engineering 7th semester IKG PTU Kapurthala. The topic is energy strategy for the future. Means how we can conserve the electricity or other energy and how the energy will work in future in efficient way. That will cover during this topic. So before that, I already suggest you guys, if you are the student of electrical engineering in IKG PTU or any university across the country, subscribe my channel and share with your friends. And if you are the faculty in any university across the country in Department of Electrical Engineering, you can also subscribe my channel and share with your friends and colleagues, also electrical and electronics engineering departments. So guys, before that, I already told you that the clearing the concepts and getting the basic knowledge regarding every topics, I suggest a particular reference book in my every slide, in my every lectures, every slides, and I hope you can refer these books to clear your detailed concepts regarding the particular topics and learn more beyond your syllabus regarding this particular topic, energy strategy for the future. I refer generally the material of energy auditor examinations given by Bureau of Energy Efficiency because they cover the entire syllabus point wise, so it's very easy to go according to the syllabus of IKG PTU Kapurthala. So the energy strategy for the future could be classified into generally three parts. First one is immediate, second is medium term and third is long term strategy. मीन्स हमें एनर्जी स्ट्रेटजीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए इसके तीन पार्ट्स को अलग अलग समझना पड़ेगा. फर्स्ट है हमारा इमीडिएट टर्म स्ट्रेटजी, सेकेंड है मीडियम टर्म स्ट्रेटजी एंड थर्ड है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इमीडिएट टर्म स्ट्रेटजी में कि इमीडिएटली हम लोग क्या कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ऐसा क्या करें कि इमीडिएट एक्शन हम ले सकें. तो पहला है रैशनलाइजिंग द टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस एनर्जी प्रोडक्ट्स. मींस जो हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दे रहे हैं उस सप्लाई का एक पर्टिकुलर टैरिफ डिजाइन करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर रैशनलाइज करना पड़ेगा टैरिफ के ओवरऑल स्ट्रक्चर को एनर्जी को फ्यूचर में ले जाने की. तो उसके लिए हमें प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी कि किस एरिया में क्या डिमांड है, कौन सा पीक आ रहा है, कौन सा नो पीक आ रहा है, किस टाइप के कस्टमर्स है, दे आर एपीएल बीपीएल या इंडस्ट्रियल एरिया है, किस तरह से सारा कुछ स्टडी करना पड़ेगा. उसके थ्रू हम लोग टैरिफ को रैशनलाइज करेंगे, टैरिफ के स्ट्रक्चर. दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स. मीन्स जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है किसी भी फॉर्म में, हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाए उसको. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स जितना ज्यादा से ज्यादा उसका मैक्सिमम हम लोग उसके जो बेनिफिट्स पार्ट्स है वो हम लोग अचीव कर ले, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन. नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन सिस्टम एंड रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इंक्लूडिंग दोज इन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस. ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा प्रोडक्शन प्लांट है, जनरेटिंग प्लांट है, वहां पे हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारा है वो लॉसेस जो है उसको हम रिमूव करें, उसको हम कम करें. जो ट्रेडिशनल आजकल चल रहा है एनर्जी सोर्सेज में उसमें भी. चौथा और इंपॉर्टेंट टर्म जो है इमीडिएट टर्म स्ट्रेटेजी का वो है प्रोमोटिंग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करना पड़ेगा.
ट्रांसफर एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस फॉर इन्वायरमेंटली साउंड एनर्जी सिस्टम, मीन्स हमें ऐसे सिस्टम की तरफ जाना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इंक्लूडिंग न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मीन्स जो एट प्रेजेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल है उस पर तो अपने को जाना ही जाना है। इसके अलावा हम लोग न्यू और क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं वो भी हमें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना एक फील्ड बनाना पड़ेगा, जिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा कि वो नए नए रिसेंट ट्रेंड्स जो आने चाहिए इन द टर्म्स ऑफ एफिशिएंट वे में उसको हम लोग एडॉप्ट करें। नेक्स्ट है आपका मीडियम टर्म स्ट्रेटजी। इसमें जनरली 3 पार्ट में इसको भी हमने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, डिमांड मैनेजमेंट थ्रू ग्रेटर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्टिमम फ्यूल मिक्स, स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, एन एप्रोप्रिएट मॉडल मिक्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर that is greater dependence on rail than on road for the movement of goods and passenger, and a shift away from private modes to public mode for passenger transport, change in design of different products to reduce the material intensity of those product, recycling etc। ये पहला पॉइंट कहता है। अब देखिए पहले जो हम लोग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे, कैसे करते थे गुड्स को ट्रांसपोर्ट, जनरली आज हमारे पास 2 मेथड है, या तो हम गुड्स ट्रेन के थ्रू करें या हम लोग ट्रक्स के थ्रू। तो मोस्टली आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को कि आप ट्रक की जगह पे हमारे गुड्स ट्रेन का उपयोग करें। गुड्स ट्रेन में ये इशू रहता था कि टाइम से प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो पाती थी, तो गवर्नमेंट उस सेक्टर में भी काम कर रही है कि डिलीवरी जो है वो ऑन टाइम हो सके। उसके अलावा आपका जो इसमें एक टर्म्स आता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर आप जितने भी मेट्रो सिटीज देख लीजिए, आपको मेट्रो सिटीज में जाम नजर आता है। आप उनकी प्लानिंग को देखिए कि जितने भी मेट्रो सिटीज है, चाहे वो दिल्ली है, आपका बॉम्बे है, या आपका बेंगलुरु हो गया, या पुणे हो गया, जहां भी है, या हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इन सब जगहों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को लोग ज्यादा यूज करने के लिए मोटिवेट करते हैं हम लोग, और उसके लिए हमने नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई, जैसे दिल्ली मेट्रो लेके आए, सबर्बन मेट्रोज लेके आए, लोकल ट्रेन है मुंबई में। अब आप मुझे एक चीज ये बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, जो फुल्ली एसी हो, लाइक दिल्ली मेट्रो और जो आपका बेंगलुरु मेट्रो है, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट बड़े शहर का मेट्रो है, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे धीरे 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 बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि पैसे कमी है, मोस्टली लोग 4 व्हीलर खरीदेंगे, और वो 4 व्हीलर चलेगा कहाँ, चलना तो रोड पे ही है, और रोड पे अगर जाम होगा, गाड़ी स्टैंड बाय मोड में खड़ी रहेगी, इंजन ऑन रहेगा, तो कितना ज्यादा वेस्टेज होगा। उस चीज के लिए सारा का सारा जो है डिजाइन करना पड़ता है मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी। सेकेंड पॉइंट कहता है देयर इज नीड टू शिफ्ट टू लेस एनर्जी इंटेंसिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिस वुड इंक्लूड मेजर टू इंप्रूव द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बेटर डिजाइन ऑफ व्हीकल, यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी व्हीकल्स आज हम लोग बना रहे हैं, बेटर अर्बन प्लानिंग बनाए, प्रॉपर रोड हो, सारा कुछ हो, नीट एंड क्लीन हो, रोड में जर्क नहीं हो, फुल्ली मेंटेन्ड रोड हो, वुड ऑल्सो रिड्यूस द डिमांड फॉर एनर्जी यूज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स। तो ये जो सारा पैरामीटर्स इसमें बताया गया, इन सारे पैरामीटर्स को अगर हम कंक्लूड कर ले अपने साथ अपने प्रोजेक्ट में, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो हमारा ज्यादा अच्छा हो जाएगा और एनर्जी एफिशिएंसी हम ले आएंगे। तीसरा है देयर इज नीड टू मूव अवे फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर, विंड, बायोमास एनर्जी एक्सेट्रा। तो जो आपका ये है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, इससे हम लोग मूव करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब आप बोलोगे सर इसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसके लिए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो क्या हो रहा है प्लानिंग में आपको बताता हूं। मोस्टली जो आपके बड़े बड़े शहर है वहां पे आजकल ई रिक्शाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल है, नए नए ई कार्स आ रहे हैं, ई एसयूवी आ रहे हैं, ई व्हीकल्स आ रहे हैं। वो ई व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं, बट उसको भी तो फ्यूल सप्लाई चाहिए पेट्रोल पंप की तरह, तो हमें चार्जिंग पॉइंट्स और चार्जिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, जो कि इंडिया में आज की डेट में है नहीं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल तो ले आएंगे, लेकिन अगर मान लो हमारे पास
पेट्रोल वाले में ये ऑप्शन होता है कि चलो पेट्रोल खत्म हो गया तो हम तुरंत 10 मिनट में टंकी फुल किया आगे चले गए। तो हमें वो चार्जिंग पॉइंट भी इतना फास्ट बनाना पड़ेगा कि वो 5 मिनट में पूरी की पूरी बैटरी को चार्ज कर दे अगले 100 किलोमीटर तक के लिए मिनिमम। तो उसके लिए जो हाईवेज है, जो सिटीज है, उसमें भी हमें चार्जिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक पेट्रोल पंप की तरह इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स बनवाने बनेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर वी आर गेटिंग द सप्लाई फ्रॉम डीजी सेट्स, पॉल्यूशन जनरेट करके जनरेटर चला ले और उससे चार्ज करें, दूसरा हम यूटिलिटी से सप्लाई ले ले, या तीसरा हम सोलर बेस्ड पावर पॉइंट जनरेटर्स बना ले, या हम दोनों का कंबाइंड ऑपरेशन कर ले, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी भी ले ले और साथ में सोलर भी ले ले। सोलर करता रहेगा जब हमें एडिशनल की जरूरत होगी इन द नाइट, या मान लो जब रेनी सीजन होगा या जब हमारा सोलर प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाएगा उस टाइम पे हम लोग उसको कर लेंगे। तो सोलर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फ्यूचर में फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग पॉइंट डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमने देखा कि जो रिन्यूएबल है उस पे हमें जाना पड़ेगा और सोलर प्ले बिग रोल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट एस्टेब्लिशमेंट जब हम करेंगे तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सोलर। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है हमारा, इसको जनरली हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका कहता है एफिशिएंट जनरेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। तो जितने भी अब हम लोग जनरेटिंग पावर प्लांट लगाएंगे उसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट हो। तो उसके लिए क्या है, एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। हम कैसे एफिशिएंटली इन सबको एग्जीक्यूट कर पाएंगे फ्रॉम माइंस टू द पर्टिकुलर कस्टमर, उस चीज पे हमें काम करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। सेकेंड है रिडक्शन ऑफ नेचुरल गैस फ्लेयरिंग, मीन्स जो नेचुरल गैस है उसमें हम लोग रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकें। सेकेंड पॉइंट जो कहलाता है हमारा लॉन्ग टर्म एनर्जी का, वो कहलाता है इंप्रूविंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें पहला है बिल्डिंग न्यू रिफाइनरीज। अब अगर मैं कोई रिफाइंड फ्यूल बाहर से एक्सपोर्ट करूंगा और मान लो मैं नॉर्मल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो जो रिफाइंड ऑयल है दैट विल बी मोर कॉस्टलियर एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल। तो हमें इंडिया में बहुत सारे रिफाइनरीज लगाने पड़ेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, और गेल इंडिया जो है, गैसोलीन इंडिया लिमिटेड जो है वो, उन सबको नए नए रिफाइनरीज लगाने पड़ेंगे टू रिफाइन द क्रूड ऑयल्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये कहता है क्रिएशन ऑफ अर्बन गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब देखो होता क्या है, अगर हम एक एक के घर में सिलेंडर पहुंचाते हैं और एक एक लोग लेके आते हैं या उनके घर में ले जाते हैं, तो हमें पता है उसमें हम लोग ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी इन ट्रांसपोर्टेशन और सारा कुछ, और वो सेफ भी प्रॉपर नहीं है। मान लो कहीं के घर में पर्टिकुलर लीकेज हो जाता है, किसी का कभी खत्म हो गया, तो एक जो रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई है दैट विल बी अफेक्टेड। तो क्या होता है, जो नए नए आपके जो अपार्टमेंट्स और नए नए सोसाइटी जो डेवलप हो रहे हैं, ड्यूरिंग बिगनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन में ही हम लोग गैस की पाइपलाइन डाल देते हैं हर एक घर के लिए, हर एक कंज्यूमर्स के लिए, और सबका वहां पे एक मीटर लगा देते हैं कि इतना केजी एलपीजी इसने यूज किया है, उस हिसाब से उसका बिल आता है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो गवर्नमेंट को बेवजह सब्सिडी देनी पड़ती है वो सब्सिडी नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो गैस अवेलेबल होगी ये मार्केट प्राइस पे अवेलेबल होगी, तो गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन नहीं आएगा। इट्स ए नॉन सब्सिडाइज गैस फैसिलिटी। सेकेंड, कस्टमर एंड पे क्या फायदा होगा, चलो मान लो मेरे महीने का बजट है कि मैं 20 किलो गैस खत्म करूं, तो किसी महीने में 1 लग जाएगा, किसी में 2 आ जाता है। कभी कोई एक्स्ट्रा काम हो गया, घर पे कोई पार्टी फंक्शन हो गया, कोई जरूरी नहीं हम उसके थ्रू कनेक्ट होके, हमें कई भागादौड़ी करने की जरूरत नहीं है, हमारा गैस कनेक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट है, अंडरग्राउंड किया हुआ है, सारा कुछ सप्लाई हमें उसके थ्रू मिल रहे हैं। हमने जो सोसाइटी का मेन मेंबर है उसने एक बड़ा सा टैंक वहां बनवा रखा है, उस टैंक के थ्रू सप्लाई जा रही है। टैंक अचानक तो खत्म होगी नहीं,
उसमें डबल टैंक फैसिलिटी रखते हैं जनरली डिजाइन करते टाइम कि एक जब खत्म हो जाता है दूसरे पे वो शिफ्ट हो जाता है, तब तक वो पहला वाला आके कोई जैसे ही खत्म होता है पहला वाला दूसरा भर जाता है, जब वो दूसरा खत्म होगा पहला भरा हुआ है सप्लाई इस पे शिफ्ट करके उस पे चला जाता है। तो रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई विल बी मेंटेन, गवर्नमेंट नो नीड टू गिव एनी सब्सिडी ऑन दैट पर्टिकुलर गैसेस, और हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हाउ मच मुझे जितना पे करना है उतना पे करना है, मुझे ये लफड़ा नहीं कि मेरे अकाउंट में सब्सिडी आएगा, कैश देना है, क्या देना है। महीने में एक बार हमारा बिल आना है, फर्स्ट वीक में हमारी गैस की इतनी बिल हुई, हमने जमा करा दिया जी, बात कर। और आज के डेट में अब उसमें रिसेंट ट्रेंड्स हम लोग ये भी लेके चल सकते हैं कि हम उसको प्रीपेड कर दें, जितने का हमारा उसमें प्रीपेड रहेगा उतने गैस आएगा, आने से पहले हमें अलार्म आ जाएगा, हमें उसको पहले रिचार्ज कर देना है, तो जो रिकवरी ऑफ अमाउंट है वो भी हमारा इजीली होगी। अब नेक्स्ट है मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल प्रोडक्ट्स। जो गुड्स ट्रेन है वो हमें लाना पड़ेगा कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दिस इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑफ कोल इन गुड्स ट्रेन। देन बिल्डिंग न्यू कोल एंड गैस फायर्ड पावर स्टेशंस, हमें नए कोल और गैस पावर पर जो स्टेशन है वो हमें नए बनाने पड़ेंगे अपकमिंग फ्यूचर में। नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है वो कहता है तीसरा पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इनहैंस एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये जो इनहैंस एनर्जी एफिशिएंसी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पहला पॉइंट कहता है इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट प्रायोरिटीज। उसके बेस पे हम लोग ये सारा कुछ बनाएंगे एनर्जी एफिशिएंसी। प्रमोटिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड एमिशन स्टैंडर्ड, हम प्रमोट करेंगे इन सब चीजों को कि एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ आप जाइए। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है आप देख ही रहे हो, एलईडी बल्ब्स को कितनी मिनिमाइज कम रेट पे अवेलेबल करा दिया। इवन की बिल के साथ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो है वो आपको बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे एलईडी बल्ब देने को भी राजी है और दे भी रहे। नेक्स्ट है लेबलिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन लार्ज इंडस्ट्रीज। अब लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए भी एनर्जी एफिशिएंसी पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 2001 में जो ब्यूरो एंड एनर्जी एफिशिएंसी को बनाया गया उसको टारगेट दिया गया कि आप जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के जनरली पहले, उन सब को अब तो सिविल वाले को भी देने लगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी देने लगे, उन सब को एनर्जी ऑडिटर और एनर्जी मैनेजर का आप कोर्स कराइए और उनको एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में डिटेल नॉलेज दीजिए ताकि वो इंडस्ट्री में जाके वहां पे एनर्जी सेविंग टेक्निक्स या एनर्जी एफिशिएंसी के जो पर्टिकुलर टूल्स है वो यूज करके और एनर्जी को कंजर्व कर सके। अब चौथा पॉइंट जो है वो कहता है आपका डी रेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर। इसकी क्यों जरूरत पड़ी हमें, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गवर्नमेंट के अंडर में रहने से डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे वोट बैंक पॉलिसीज आते हैं जिसके कारण पर्टिकुलर जनरेटिंग यूनिट्स को या ट्रांसमिटिंग यूनिट्स को बहुत सारा लॉसेज होता है। तो पहला इसमें क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग क्रॉस सब्सिडीज ऑन ऑयल प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप देख रहे हो कि गैस पे सब्सिडी दिया जा रहा है लेकिन पेट्रोल और डीजल पे नहीं है तो हाई रेट में मिल रहा है। गैस पे सब्सिडीज को भी रेशनलाइज किया गया कि 12 सिलेंडर ही मैक्सिमम हम सब्सिडाइज वाले देंगे, वो भी जो उनकी ईयरली इनकम 8 लाख से कम है। और एक हमने नॉर्मल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अपील भी की थी कि इफ यू आर ए गुड सिटीजन एंड इफ यू आर ए गुड अर्नर तो आप जो अपना है गैस की सब्सिडीज सेल्फ आप छोड़ दीजिए। तो कई लोग उसमें मोटिवेट होकर आगे आए और जिन्होंने गैस की सब्सिडीज को स्किप किया तो उससे हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रेंथन हुई। देन है डी कंट्रोलिंग कोल प्राइसेस एंड मेकिंग नेचुरल गैस प्राइसेस कॉम्पिटेटिव, वो बनाना पड़ेगा अपने को। तीसरा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑयल कोल एंड पावर सेक्टर फॉर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट लेजिस्लेशन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई उसको इंट्रैक्ट करने के लिए आज के डेट में आप देख रहे हो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के सेक्टर में बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आ गए, जैसे रिलायंस आ गया है, आपका एसआर आ गया है, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं, ऑयल के सेक्टर में भी है। तो ये इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है थोड़ा सा गवर्नमेंट ने, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन कह सकते हैं।
थोड़ा सा दिया है कि आप एनर्जी सेक्टर में आइए और एनर्जी को रिफॉर्म करिए और एनर्जी को आप लोग एफिशिएंटली यूज कराइए पब्लिक से। तीसरा, चौथा और आखिरी पॉइंट कहता है स्ट्रीमलाइनिंग अप्रूवल प्रोसेस फॉर अट्रैक्टिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज आप देख रहे हो कि मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने प्राइवेटाइज कर दिया लगभग। जनरेटिंग में भी हम लोग कई सारे थर्मल पावर प्लांट बना चुके हैं, प्राइवेट लोग जनरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे परचेज कर रही है। ट्रांसमिशन लाइन को अभी तक प्राइवेटाइजेशन में नहीं दिया गया है, बट होपफुली जब HVDC की लिंक बहुत सारी बनेंगी इन फ्यूचर में तो उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और करना पड़ेगा हमें उन सब चीजों के लिए। तो ये जो आपका था, दिस इज द इंटायर लेक्चर ऑन द कवर टॉपिक कवर बाय एनर्जी स्ट्रेटेजी फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में जो हम एनर्जी स्ट्रेटेजी करेंगे उसके लिए जनरली क्या क्या है, तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का आपको पूछा जा सकता है। आप तीनों चीज बताइए, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है, उसके पॉइंट वाइज जो मैंने लिखा है एज इट इज लिख दोगे। 8 में से 8 मार्क्स आपके सिक्योर है, कहीं नहीं आपको जाना। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप कुछ लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी कुछ बनाइए जिससे हम लोग एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर सके, तो आपको बताना पड़ेगा इन सारे पॉइंट्स में से निकाल के कुछ ना कुछ। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है डिप्लोमा या बीटेक के PTU के अंदर या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आप फैकल्टी है कहीं पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कॉलीग्स और अपने स्टूडेंट्स को प्लीज शेयर करिए, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी पेपर्स एज वेल एज द रिसेंट ट्रेंड्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। आई डैम श्योर। ये टॉपिक अभी आपके आज सिलेबस बन रहा है, इसलिए ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। When I will go for detail after the semester examination in December, आपको मैं पूरी की पूरी डिटेल नॉलेज हर एक टॉपिक का अपडेटेड वर्जन में लेक्चर में दूंगा, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी की भी कवर होगी। इसके अलावा बियॉन्ड द सिलेबस जो भी टॉपिक्स है वो भी सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइज, सो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में अपने सभी कंसेप्ट टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते रहिए। थैंक यू।